पति पत्नी के बीच में बहुत कम विवाद होते हैं। कुछ विवाद ऐसे होते हैं जिसमें लड़की के माँ बाप जो होते हैं वो अपना ईगो बना लेते हैं। सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है कि भाई तुम लोग एक मध्यस्थ की श्रेणी निभाओ, और ये पारिवारिक अपराध है जिनमें किसी प्रकार की कोई ये परिवार विघटन की कोई बात नहीं हो, और इनके आपस में काउंसलिंग करा करके, एक काउंसलिंग या दो काउंसलिंग, 3 काउंसलिंग, जैसा आपको कुछ इसमें तो काउंसलिंग करा करके इनको वापस व्यवस्थित करो ताकि इनका दर बस जाए। लेकिन जब माँ बाप बेटी का सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं तो ये लगभग मान के चलो कि उनका घर विघटन होने की शुरुआत हो। अजमेर आ गए वापस, और अजमेर में हमारे एसपी साहब के सुनाराम जी, उस दरमियान मुझे जो है दरगाह एसएचओ, थाने का एसएचओ लगाया। बड़ा टिपिकल मामला था वो एक तरह से। मैं दरगाह थाने में एसएचओ लगा तो मुझे भी यूँ लगा गया इस भीड़ में और इतने कंजस्ट क्षेत्र में अपन कैसे मैनेज कर पाएंगे। अपना तिरपोड़िया गेट के अंदर एक अतिक्रमण था, बहुत पुराना अतिक्रमण, कोई पक्का कुछ नहीं था, ट्रांसफार्मर के नीचे 4 दुकानें बना रखी है इस तरह से रूप से। और पहले कई वाले एसएचओ आए जो जिन्होंने काफ़ी प्रयास किया उनको हटाने का। कलेक्टर साहब का और एसपी साहब का दौरा था उस साइड में, तो कहा यार ये इसके नीचे कैसे लग रखी है, ट्रांसफार्मर के नीचे, अगर ये इसमें लग गई तो ये दुकानें जलेगी। इस भीड़ के अंदर पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हादसा, समझना मुश्किल हो जाएगा, इनको हटवाओ। तो वेलकम अगेन फ्लाइज। पुराना पॉडकास्ट देखा आपने मोहनलाल जी का, तो मज़ा तो आया होगा। पर आज एक नया लेके आया हूँ मैं। पुलिस कैसे काम करती है, क्या रहता है उनका, जो भी क्वेश्चंस अपने माइंड में हमारे पास में जो थे हमने पूछे। उनका नाम है अबर सिंह जी भाटी, ऐसे ही रिटायर्ड है, और उन्होंने अपनी 40 साल की सर्विस में जो जो चीज़ें फेस करी हो, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो आज अपन जानो की। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भी होंगे तो कमेंट के अंदर डालना। उनके साथ अभी और भी सीरीज आने वाली है, मोहनलाल जी के साथ भी आई है और उनके साथ भी। सो लेट्स मूव देयर। मूल रूप से रहने वाला मैं लाडू तहसील जिला, अभी वर्तमान का जो डीरोना कुचावन जो जिला बना है उसमें मेरा गांव आता है, और अभी मैं ARG सिटी अजमेर में रहता हूँ। राजस्थान पुलिस में 40 साल की नौकरी करके रिटायर हो चुका हूँ, और अभी बस जो सीनियर सिटीज़न की जो लाइफ है उसको एंजॉय कर रहा हूँ। तो सर आप जैसे ये बता रहे थे कि 40 साल आप ऐसा ही, मतलब एक पुलिस के अंदर एक दौर होता है, एक बहुत लंबे टाइम आपने दिया है, सर्विस दी है, गवर्नमेंट लोगों को दिया है। तो इतने साल में कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसको आप कहते होंगे कि नहीं यार ये लाइफ का मेरा वो टर्निंग पॉइंट था जिसने मेरे को बहुत कुछ सिखा दिया। एक ऐसी कोई ऐसे इंसिडेंट हो गया या ऐसा कुछ आपके साथ में घटना हुई जो लगता है कि आपको कि नहीं लोगों को पता पड़नी चाहिए, हाँ ये चीज़ मेरे को ये चीज़ सिखा के गई, ऐसा कुछ हुआ था? तो वैसे एक्चुअल में मैं जब राजस्थान पुलिस की सेवा में जब आया तो एक कांस्टेबल के रूप में आया था, और कांस्टेबल के रूप में आया। और अब ये सब लोग मतलब गांव में सब सोचते हैं कि भाई जब पुलिस में लगा तो उससे कुछ राय लेवे। गांव में कई बार क्या होता है कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया तो मुझे कुछ उचित राय दो जी। अब मैं अगर कुछ जानूंगा नहीं तो मैं राय भी क्या दूंगा। इसलिए मुझे इस बारे में जिज्ञासा हुई कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पुलिस का जो जितना भी काम है उसके दिल और जान से मैं काम सीखूं। तो फिर मैंने इसमें रुचि लेना शुरू की। जिस समय ये मैं भर्ती जब हुआ था, ये सन 1984 की बात है, उस समय एक दौर ऐसा था कि पुलिस डिपार्टमेंट में अगर कोई कांस्टेबल के पद पर भर्ती होकर के सेवा में आया है और वो काम सीखने की जिज्ञासा रखता हो, तो वहाँ जो पहले से जो काम कर रहे हैं वो लोग सिखाने की रुचि इसलिए नहीं रखते थे कि कहीं ये आगे बढ़ जाएगा या हमारी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। लेकिन मैं उस समय फ़ोटो स्टेट भी नहीं हुआ करती थी, हाथ से नकलें बनानी पड़ती थी। उससे मैंने काम सीखा, नकलें बना कर रात को बैठ के नींद खराब करके, नींद निकाल करके, या मुझे कुछ फाइल दो ताकि मैं उसमें कुछ काम सीखूं, नकल कर दूं आपको। तो उनको ये फ़ायदा था कि हमें नकल करी मिल रही है, उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो उससे मैंने काम शुरू किया सीखने का। तो उसमें रुचि लेते फिर मुझे छोटा मोटा काम ऑफिस में करने का मिला।
और जब मैं डीडवाना मेरी पोस्टिंग हुई कांस्टेबल के रूप में, वहाँ से मेरा एकदम से इस नौकरी में बदलाव आता है और वहाँ मुझे किसी अधिकारी ने ये कहा कि भाई आप ये थोड़ा मेरे इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू करो। मैं कुछ जानता नहीं था, ठीक है वो छोटे मोटा काम कर ले, इन्वेस्टिगेशन वाला काम थोड़ा हार्ड टफ रहता है, लेकिन फिर भी मैंने मतलब मेरा मन मजबूत करके वो सब कर लूँगा मैं। और सबसे पहले मैंने 302 के मुकदमे में हाथ डाला और वहाँ से उस 302 के मुकदमे को मैंने अनुसंधान बाखूबी करा, सहयोग लिया, जो पुराने जो जानकार अधिकारी थे उनसे सहयोग लिया और काम उस फाइल को मैंने बखूबी तैयार किया। उसके बाद में मेरा एकदम से जो है मन खुल गया। और फिर हमारे जो एसएचओ थे उस समय पूर्ण प्रकाश जी गोड़, अपने यहाँ एक ब्यावर के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे अपने रीडर के रूप में मामूर कर लिया। वो खुद भी बहुत मेहनती थे, सुबह से लगाकर 7 बजे उठ के ऑफिस में बैठ जाते थे, मुझे भी 7 बजे जाना पड़ता था। और फिर जो है दोपहर में लंच के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता था मुझे। फिर रात को जनवरी के महीने में भी रात को 2 बजती थी, 2:30 बजती थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा उनको कि साहब मैं आज थक गया। बुखार भी आ जाती थी तो भी मैं नहीं कहता था कि भाई बुखार है। कभी वो उनको भी फील होता कि कुछ ये मायूस लग रहा है, तो क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखा के आओ। उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि तुम रेस्ट कर लो, लेकिन उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और उन्होंने फिर जो है जब वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ उनका, तो उन्होंने कहा तू मेरे हाथ से नीचे से निकल गया, अब तू कहीं नहीं अटकेगा। और वहाँ के पूरे स्टाफ को भी ये कहा करते थे, जब हमारी क्या शाम को और सुबह को हाज़िरी होती है पूरे स्टाफ की, वो सामने मतलब खड़ा करके होती है, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन देने होते हैं, जो आदेश सुनाने होते हैं वो सुनाते हैं। तो उस समय सबके सामने कहा करते थे कि अमर सिंह जो काम कर सकता है तुम लोग कोई नहीं कर सकते, इतना काम में माहिर हो चुका है। आज भी वो कहीं जब होते हैं और पुलिस वाले का पुलिस के प्रति अट्रैक्शन थोड़ा बहुत होता है, लगाव होता है, तो वो कहीं जब मिल जाता है पुलिस वाला तो बैठते हैं। वो भी रिटायर हो चुके, कब के डिवाइस पी से रिटायर हुए वो, तो उनके पास बैठे हम बात करते करते एक मेरे पास सिपाही था, वो आज सीआई है। ये बोलते थे, गर्व होता था उनको। मैं जब श्रीनगर था तो उन्होंने फिर मेरे को कहा ले बात कर, तू मेरा प्रमोशन हो चुका था कि तू बात कर ले, ये थानेदार जी है। मैं इनको कह रहा हूँ मेरा सब पास रीडर था जो आज सीआई बन चुका है, मुझे बहुत गर्व होता है तेरे ऊपर। तो ये इस प्रकार से मेरी लाइफ शुरू हुई। मैंने जब भी उसके बाद में क्या, मैं हमेशा तफ्तीशी वर्क करा हमेशा ही, और करते करते फिर मैं हेड कांस्टेबल बना। हेड कांस्टेबल फिर एक मजबूत अधिकारी और मिले थे, अमरजीत सिंह द्विवेदी सरदार जी थे, वो भी रिटायर हो चुके हैं, अब जयपुर के रहने वाले हैं। और हेड कांस्टेबल मैं नागौर ज़िले में, ये मेरी सेवाएं नागौर में रही। उसके बाद मैं एएसआई बना, एएसआई के बाद मैं सब इंस्पेक्टर बना। अब सब इंस्पेक्टर तो कि मेरे सेवा नागौर में रही। बीच में एक डीडवाना में एक हमारे विद्या प्रकाश जी, जिनका नाम आपने सुना होगा, काफ़ी सुना है वो, तो उनके साथ उनका भी रीडर था। मई जून का महीना था, तो एकदम से थाने में फ़ोन आता है। ये बड़ी मतलब एक ज़ोरदार घटना हुई हमारे साथ। और फ़ोन आया थाने पे, उसमें ये मोबाइल फ़ोन नहीं थे, बेसिक पे फ़ोन आया। एक दारू का ठेका था और वहाँ से वो बारदोबा करते हुए, साहब हमें लूट गए, हमें मार रहे हैं, ऐसे करते। तो विद्या प्रकाश जी समझ गए थे कि ये, उन्होंने कहा कि वो ये बोल के कह रहा है कि मैं विद्या प्रकाश का भाई हूँ। तो मैंने उसने कहा सब, जब फिर तो वो रामनिवास जाट मेरे गांव वाला वही है, बदमाशी कर गए वो। जब तक हम वहाँ पहुँचे तब तक उनके पास गाड़ी थी, वो भाग लिए वहाँ से। लेकिन किस साइड में सिक्कर का रहने वाला था, तो सिक्कर की तरफ जाना है, तो उस हिसाब से हम उनका पीछा हमने किया। और खारिया
नाम से एक गांव है बीरवाड़ा तहसील में। उस गांव में घुसने से पहले हमें एक ट्रक मिला, बकरों का भरा था। उसका जो व्यवसाय था वो नीचे ही खड़ा था। हमने उससे पूछा, अरे कोई गाड़ी गई क्या इधर? तो उसने कहा साहब अभी गई है, हमारे ड्राइवर को मार गई, ठोक गई और 2000 रुपये छीन के ले गई। फिर आगे वो खारिया बमोट 2 गांव है, तो खारिया में पहुंचे हम, तो वहाँ एक रेडर पुलिस वाला खड़ा था। उससे हमने पूछा कि अभी गई है गाड़ी वो। हमने फिर उसका पीछा किया तो बमोट से जस्ट पहले पोपरियन ढाणी आती है। उस पोपरियन ढाणी के बाहर, गांव के बिल्कुल ढाणी के बाहर ट्रक के उसको क्या वो ये पशु जानवरों का काम करते हैं, खरीद फरोख्त का, बकरों का, भेड़ों का। तो वो उन्हें भर रहे थे, तो गाड़ी हमारे आगे आगे चल रही है। हम पीछे से जीप से निकल के ऊपर से आवाज़ लगा रहे, अरे डकैत है, डकैत है, आप पकड़ो इनको, वाड़े फिर दो। लेकिन वो इस स्पीड से निकले कि उनको इधर उधर गिर गए, वो निकल दिया आगे कोई बकरी और भेड़ वाला गवाला जा रहा था। तो हमने सोचा अब तो कहीं रास्ता नहीं है, गाँव आ गया। तो उसमें भी उसने ऐसी स्पीड से कुछ कुचल गया, भेड़ बकरी निकल लिया। हमने उनका पीछा रखा। फिर एक कट पे उन्होंने क्या किया कि उस गाड़ी को देखा कि पुलिस वाली गाड़ी मुड़ेगी तब तक अपना आगे निकल जाएंगे। उन्होंने कट में गाड़ी को घुमाया, लेकिन वो रास्ता आगे बंद था। अब वो कूद कूद के भागने लगे, तो जो मोटे थे उनको तो हमने वहीं पटक दिया। अब गांव वाला कोई मदद नहीं कर रहा है। हम कह रहे कोई लाठी दो, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। तो अब बाजरे की फसल थी, सीटियाँ निकली हुई थी, आदमी भी उसमें भागता नजर नहीं आया, लेकिन हम उन पीछे भागते रहे, कांटों में हो गए पूरी तरह, सब अलग अलग हो गए। हम हमारे साथ एक वहाँ का जो व्यापारी, मुसलमान व्यापारी होता है जाति से, वो एक लड़का पुलिस की मदद में ज़रूर आया साथ में। हम सब अलग अलग हो गए। फिर मैं और एक हमारी सरकारी गाड़ी का ड्राइवर जिसका नाम अरकरण था, हम दोनों अलग हो गए, बाकी सब अलग हो गए। पता नहीं कब बिछड़ गए मतलब उस फसल के अंदर, और फसल निकल थक गए थे पूरी तरह। दोपहर का टाइम था और जून का जुलाई का महीना था वो। तो फिर क्या है, वो रोड, उस खेत को क्रॉस करने के बाद में आगे एक रोड आई, कच्ची रोड, मोड़िया रोड आई। तो उसमें एक ट्रक आता दिखा हमें। तो उस ट्रक को हमने हाथ देख कर रुकवाया, तो रोक लिया उसने, बैठ गए। उनके आगे चलना है यार, कहाँ जाता है रास्ता? उसने कहा बरड़ुआ जाता है। तो बरड़ुआ पहले कभी कोई टाइम में थाना था, और फिर उसको चौकी में तब्दील कर दिया, थाना मोलासर में कर दिया था। तो हमने मोलासर में भी हमारी सरकारी गाड़ी से, वायरलेस से जो है सूचना कर दी भी, आप उधर से अपना पुलिस फोर्स लेके आ जाओ, ऐसी ऐसी वारदात हो गई है, बदमाश थोड़े हैं और लूटपाट करके चले गए। हमने क्या किया, वहाँ से फिर चल रहे थे गाड़ी में, और 2 लड़के हमें दिखे पैदल पैदल जाते हुए, उन्हीं में से थे। तो उस ड्राइवर को हमने कहा कि ये इनके पास जाते एकदम से गाड़ी को रोक लेना साइड, और उनको रोकते हम कूद पड़े उन पर, गाड़ी में से कूद लिए और पकड़ दिया उनको दोनों को। उसमें एक मदन लाल करके जेरठी का था, वो मदन जेरठी लगाता था, जाट था, और एक रामनिवास, उन दोनों हमने पकड़ लिया। पकड़ करके फिर वो हमारे पास वहाँ तो और तो कोई साधन था नहीं, हमने उनको पकड़ के थक गए थे, वो भाग भूग करके कुछ दारू पी रखी थी वैसे, उनको इसी ट्रक में बैठाया। फिर बरड़ुआ चौकी में गए, और फिर उधर से जो है वो मोलासर थाने की गाड़ी आ गई थी, उस गाड़ी में लेकर के हम वापस बीरवाड़ा थाने आए। वहाँ आए तब हमें हमारे शेख साहब कहते, अरे अमर जी, अरे अरकन आप कहाँ रह गए थे? मैंने कहा सर मेरे को तो भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो गाड़ी का ड्राइवर था आपके। तो कहा अरे ऐसी बात हो गई थी यार, वहाँ हमने जो पकड़ लिया था कुछ, वो एक कसाइयों का व्यापारी छोरा था, उसने मदद करी, हमने पकड़ा। ये 5-6 जन थे हमारे पास, जिनको पकड़ करके हम गांव के गुआड़ में लाए, जहाँ अपनी गाड़ी खड़ी थी उसके पास लाए। तो पीछे से वो जो जिसके साथ ट्रक के ड्राइवर के साथ मारपीट हुई, वो गाँव पहुँच गया था। तो उससे फिर क्या गाँव में आक्रोश हो गया था। हम वहाँ गए तो अब कुछ क्यों जल्दबाजी में पूरे सब लोग वर्दी नहीं पहन पाए थे, तो नानू खान जी नाम के हमारे हेड कांस्टेबल थे, उनके साथ लोगों ने मारपीट कर दी। तो मारपीट करने लगी, इसलिए उनको पता नहीं पुलिस वाला है नहीं। तो फिर हमारे एसएचओ साहब ने कहा अरे भाई, अरे हमारे दीवान जी है भाई। तो फिर आनंद पानन होते का कभी गाँव एकदम आक्रोशित होकर पता नहीं क्या कर दिया घटना। तो उन्होंने गाड़ी में खुद ही चलाई उन्होंने गाड़ी, फिर और उनको लेके आ गए।
तो यूँ करके उसमें हमने उन सबको, मतलब एक भी नहीं छोड़ा, सारों को पकड़ लिया था। उसमें हमारे हाँ मतलब उस खारिया गांव से बेमोट दोपहर बुबर डरे उसके बीच में हमारे आपस में फायरिंग भी हुई। मदन जेरेटी के पास पिस्तौल, ये देसी कट्टा था। पहले तो उन्होंने क्या किया कि फायर किया। अब एक या आदम उसके पास देसी वो कारतूस था, उसने फायर किया तो हमारी गाड़ी की लगी, बत्ती बत्तियाँ फूट गई थी। उधर से हमारे में क्या, किसी के पास वो जल्दबाजी निकले थे, तो हमारे एसएचओ साहब के पास पिस्टल थी, तो जवाबी का फायरिंग हमने भी करी। और उस दरमियान जब वो निकल रहे हैं तो हालांकि ड्राइवर हमारा हरकरण बड़ा दिलेर था, मजबूत था दिल का। आगे एक बस चल रही थी, उस बस में कभी दोनों तरफ तो खेतों की मेड़ आ गई, तो अब ये गाड़ी कहाँ जाएगा, पकड़ लेंगे अपन। लेकिन उन्होंने मेड़ खुदा करके आगे निकाली, तो हमारे ड्राइवर ने भी गाड़ी खुदवा लिया, फिल्मी रोल बना एकदम से। और फिर उन्होंने जब क्या किया कि फिर अब पिस्टल में वो देसी कटा था, उसमें कोई कारतूस रहा नहीं, तो फिर उन्होंने क्या कि बियर की बोतलें वहाँ से लूट के लाए थे, बियर की बोतलें, दारू, उनको हिला ला कर फेंका सड़क पर, तो वो भी सरों की तरह उछल रही थी। लेकिन आखिरकार हमने उनको सबको पकड़ दिया। उसमें फिर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा और वो सबको जेल भेजा। उसमें हमारे डीजीपी साहब ने उस समय मेरे को 2100 रुपये दिए, हरकर्ण को 2100 दिए इनाम के, मतलब नगद इनाम होता है, हमारा अधिकारी देते हैं 2100 दिए, नगद इनाम दिया। और हमारे एसएचओ साहब को उनको 5100 दिए, बाकी जो थे उनको 500 रुपये दिए। तो बिल्कुल मतलब बहुत खतरनाक कह सकते हो कि हाँ ठीक है कि इससे एक टर्निंग पॉइंट तो आ ही जाता है किसी के लिए इतना जब। तो ये तो मेरे सिपाही लाइफ की बात थी। फिर मैं एसएचओ ने सब इंस्पेक्टर बन गया। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद मेरा ट्रांसफर टोंक हो चुका था। टोंक हुआ। हाँ, टोंक में मैं फिर बाद 2-2.5 साल 3 साल रहा। 3 साल रह करके वहाँ से वहाँ भी 2-3-4 थानों में रहा मैं। और डिग्गी एसएचओ रहा, उसमें कल्याण जी का मेला भरता रहा। कल्याण जी का मेला भरता है वहाँ, मतलब उसको वैसे लक्खी मेला कहते हैं, मतलब कम से कम 5-6 लाख की भीड़ होती है उसमें। तो उसको भी मैंने जो बखूबी, मतलब उसमें किसी प्रकार की वारदात नहीं होने दी, तो मेरा सफलता से निकला वो। और फिर मैं वहाँ से सदर टोंक में आ गया। टोंक में भी एक मर्डर हुआ था, उस मर्डर को हमने खोला था, ब्लाइंड मर्डर था। हालांकि वो मेरे कोतवाली के इलाके में था, लेकिन मेरा ट्रांसफ़र हो चुका था अजमेर, तो उन्होंने कहा 2 दिन रुको आप। तो उनमें कुछ जो क्ल्यू निकल रहे थे उसके आधार पर हमने पकड़ा, फिर वो क्लियर भी हो गया। फिर मैं अजमेर आ गया था वापस। अजमेर में मैं कलेक्टर हाउस थाने में रहा, सेकंड अफसर। और फिर मैं वहाँ से बिनाई एसएचओ लगा, बिनाई से फिर मैं श्रीनगर लगा, और वहाँ से मेरा फिर प्रमोशन हो गया और मैं सीआई यानी इंस्पेक्टर बन कर के मैं वापस टोंक चला गया। मुझे वहाँ की मतलब सबको अपन जानते हैं, इसलिए अपने वहाँ ईजी रहेगा सर्विस करना। तो वहाँ पर ये हमारे अभी जो डीआईजी साहब लगे हैं ओम प्रकाश जी, ये हमारे एसपी थे उसमें वहाँ। तो उन्होंने मेरी पोस्टिंग टोडा राइसिंग करी। टोडा राइसिंग में भी एक ऐसा मामला हो गया था, जो अपने आप को ये समझते हैं ना कि ये गौ सेवक, वो वैसे लोग थे जिन्होंने एक बागरिया, बन बागरिया जो होता है ना, वो अपने तो बन बागरिया कहते हैं, उस साइड में उनको मोगिया बोलते हैं। तो उस मोगिया को रात को जो है बहाने से बुलाया कि भाई हमें एक खाद की ट्रॉली मंगवानी है, ये कह करके उसको बुलाया। और बुला करके फिर उसके साथ मारपीट हुई। तू बछड़े कहाँ रखता है, कि तू बछड़े बेचता है रात को चोरी करके, जो क्योंकि आजकल गाय की सेवा बेचारा कोई नहीं करता बेचारी की, तो इसलिए क्या वो बिल्कुल लावारिस फिरती है। तो उनके जो होते हैं गोवंश बछड़े है, बछड़ियाँ हैं, उनको चोरी से, तो उनका वो शक करके उसको जो है उन्होंने पकड़ के उसको कहा तू कहाँ। अब उस बेचारे के पास था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन क्या नहीं तू करता यूँ करके उसको मारपीट करी बहुत बुरी तरह, और वो मर गया। और उसको फिर क्या आगे उसके साथ दूसरा एक भाई और था जिसके साथ भी मारपीट करी। तो उसने फिर क्या, भाई क्या साड़ा था उसका, राजू नाम का, उसके साथ मारपीट करी। तो फिर
वो मर गया तो उसको हॉस्पिटल लेके आए। फिर मैं वहाँ गया हॉस्पिटल और उसने वहाँ पर रिपोर्ट दी, हमने पोस्टमार्टम भी करवाया। फिर उसने नाम बताया कि ऐसे ऐसे नाम ले रहे थे, वो ठोक रहे मारपीट कर रहे थे। उनको सबको हमने अरेस्ट किया। वो बड़ा मामला, बड़ा टिपिकल मामला था, क्योंकि मतलब उसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए, बिल्कुल जैसा बेचारे उसने कुछ करा नहीं, लेकिन गायों को चोरी करने का इल्ज़ाम लगा करके उसके साथ मारपीट करी है। उसको सबको हमने सबको गिरफ्तार करा था, उसमें एक को भी नहीं छोड़ा। उसकी अभी भी जस्ट थोड़े दिन पहले मैं एविडेंस करके आया। और फिर वहाँ से कुछ समय में वहाँ से टोडा लाइसेंस वगैरह ट्रांसफ़र होकर के मुझे महिला थाना एसएसओ लगा दिया टोंक में। महिला थोड़ा अलग होता है, अलग आजकल अलग होता है। तो ज़िले में अभी तो वैसे एक ही थाना होता है महिला का, तो पूरे ज़िले के प्रकरण जो मुकदमा होते हैं महिला अत्याचार संबंधी, जिसमें मतलब दहेज संबंधी, दहेज प्रताड़ना के जो मामले होते हैं वो उसमें दर्ज होते हैं पूरे ज़िले के। तो उसमें काम की अधिकता होती है तो वो एसपी साहब के अंडर में होता है, तो वो कुछ थानों को बांटते हैं। दर्ज तो यही होगा, लेकिन वो कभी इनके पास काम की ज़्यादा, तो कुछ थानों को देखा तो ये थाने जो है इसकी तफ्तीश करेंगे। तो 7 महीने वहाँ रहा, तो महिला अत्याचार संबंधी मामलों में भी काफ़ी कुछ अनुभव लिया मैंने। और उसके दौरान ज़्यादातर मुझे ऐसा लगा कि पति पत्नी के बीच में बहुत कम विवाद होते हैं। कुछ विवाद ऐसे होते हैं जिसमें लड़की के माँ बाप जो होते हैं वो अपना ईगो बना लेते हैं, इधर लड़के के माँ बाप ईगो बना लेते हैं छोटी सी बात को लेकर के, और उसमें तनातनी हो जाती है। फिर वो एक तरह से अलग रहने लगते हैं, वो पीर में जाके बैठ जाती है, वो अपने घर रह रहे हैं, फिर मुकदमेबाजी होती है। लेकिन सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है कि भाई तुम लोग एक मध्यस्थ की श्रेणी निभाओ, और ये पारिवारिक अपराध है जिनमें किसी प्रकार की कोई ये परिवार विघटन की कोई बात नहीं हो, और इनके आपस में काउंसलिंग करा करके, एक काउंसलिंग या 2 काउंसलिंग 3 काउंसलिंग जैसा आप कुछ चीज़ समझो, तो काउंसलिंग करा करके इनको वापस व्यवस्थित करो ताकि इनका घर बस जाए। तो ये कोशिश की जाती है उसमें। और उसके बावजूद भी अगर उनके आपस में विचार नहीं मिले, समझौता नहीं होता है, तो फिर मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। तो उसमें लगभग कभी ये जो आरोप लगाते हैं कि ऐसा उसने जो है सोने चांदी जेवर रख लिए, वो रख लिए, ये भी बातें बहुत कम चीज़ होती है। कभी वो रख ले, अमूमन लड़की के पास ही रहता है। तो ये चीज़ देखो 5-10% तो होता है कोई सास के पास रहता हो, बाकी लगभग उस लड़की के पास ही रहता है। लेकिन वो झूठे इल्ज़ाम भी लगाया करते हैं जिनको हम क्लियर कर लेते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो बात हमारे सामने आई कि लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो लड़की के माँ बाप का ये दायित्व होता है, सबसे पहली बात तो उसको संस्कारित करे, और उसको हर काम के जैसा परिवार में काम होता है या पढ़ाई पे सर्विस करवानी तो सर्विस, तो भी घर का काम कैसे मैनेज करना है, परिवार को कैसे मैनेज करना है, ये बातें, ये ज्ञान, ये संस्कार देने चाहिए। कई बार क्या छोटी मोटी बात होती है उसमें वो जो है अपने माँ बाप को बताती कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आजकल ये मोबाइल जो है ये भी बड़ी समस्या है कि सुबह शाम दिन में 2 बार 3 बार अपने माँ बाप से बात करना और करना, मेरे साथ ऐसा हो गया, आज तूने क्या खाया, क्या बनाया है, तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरी सास ने ये कह दिया, आपके दामाद ने ये। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। बाप जाता है वहाँ जा कर के ले आता है। और अगर माँ बाप मतलब गलत सही में अगर बेटी का सपोर्ट करना बंद कर देवे तो शायद कर बस जावे। लेकिन जब माँ बाप बेटी का सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं तो ये लगभग मान के चलो कि उनका घर विघटन होने की शुरुआत हो चुकी है। और इसीलिए हमारी काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग करा करके फिर उसको जो है घर को वापस व्यवस्थित करते हैं। आगे न्यायालय में भी ऐसा सिस्टम है, वो भी उनको भी निर्देश है कि इनमें जहाँ तक हो तो इनको जो है काउंसलिंग करा के इनका समझौता कराओ, इनका घर बसाओ। तो उसमें क्या है कि एक तो न्यायाधीश होता है, मजिस्ट्रेट होता है, एक वकील होता है, एक प्राइवेट व्यक्ति होता है, सामाजिक कार्य करता है ऐसा। उनकी काउंसलिंग मीटिंग होती है और उस मीटिंग के दौरान जो है वो उनको समझौता कराने की कोशिश करते हैं। फिर भी वही बात है, नहीं बैठता तो फिर ट्रायल चलती रहती है। और फिर आगे बताऊँ,
फिर उसके बाद जो है महिला थाने से मेरा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ, अजमेर आ गया वापस। और अजमेर में हमारे एसपी साहब थे सुनाराम जी, उस दरमियान मुझे जो है दरगाह थाने का SHO लगाया। बड़ा टिपिकल मामला था वो एक तरह से। तो ऐसा लग रहा था पता नहीं इस भीड़ में कैसे पार पड़ेगी। ये अपने अजमेर दरगाह शरीफ दरगाह के बताया। हाँ वही मैंने कांड सुना हुआ है कि हाँ यहाँ पर कुछ तो हुआ था एक बार बहुत टाइम पहले, इसके ऊपर किसी ने पिक्चर भी बनाई है अभी देखी थी। अजमेर शरीफ दरगाह पे ऐसे कुछ बना हुआ वो बहुत पुराना मैटर, बहुत पुराना मैटर। वो तो आपसे वो नहीं, वो तो बहुत पुराना मैटर है वो तो। हाँ बहुत पुराना मैटर है वो तो। मैं दरगाह थाने में SHO लगा तो मुझे भी यूँ लगा गया इस भीड़ में, और इतने कंजस्ट क्षेत्र में अपन कैसे मैनेज कर पाएंगे, उसको समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मैंने उसमें रुचि ली कभी अपन ने को। जब SP साहब ने लगाया तो मैंने SP साहब को मैंने कहा साहब वो कोई और ही कोई थाने दे देता ठीक। अरे क्यों नहीं, मैंने तेरी पीछे की जो है हिस्ट्री लेकर के तेरे को लगाया, मैंने सोच समझ कर अभी जाके ज्वाइन कर ले। मैंने ज्वाइन किया, ये ध्यान रखना, उन्होंने ये चीज़ का ध्यान रखना, वो चीज़ का ध्यान रखना। और वो अब दरगाह के अंदर अलग अलग तरीके के कई फफूंदे हैं, कई सिस्टम है, उनको मैनेज किया, उनसे समझी बातें, और फिर उस हिसाब से हमने उसको थाने को चलाया। उसमें मुझे फिर कोई ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं लगा। अब उसमें एक ज़रूर था, अपना त्रिपोड़िया गेट के अंदर एक अतिक्रमण था, बहुत पुराना अतिक्रमण, कोई पक्का कुछ नहीं था, लेकिन ट्रांसफार्मर के नीचे 4 दुकानें बना रखी है इस तरीके रूप से। और उनमें जो है ये जो भी कई आर्टिफिशियल आइटम बेचने का जो है, हाँ जेवर्स वगैरह ऐसा कुछ था वैसे जो आर्टिफिशियल वो बेचने को दुकानें लगा रखी थी। तो वो अतिक्रमण था, और पहले कई SHO आए जो जिन्होंने काफ़ी प्रयास किया उनको हटाने का। हालांकि वो नगर निगम का काम है, नगर निगम के साथ जाकर के प्रयास करा। तो एक्चुअल में उनके जो आपस में कई बार कोशिशें हुई लेकिन सफलता मिली नहीं। हमारे टाइम में उसका उर्स आ चुका था, तो कलेक्टर साहब का और SP साहब का दौरा था उस साइड में। तो कहा यार ये इसके नीचे कैसे लग रखी है, ट्रांसफार्मर के नीचे, अगर ये इसमें लग गई तो ये दुकानें जलेगी, इस भीड़ के अंदर पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हादसा, समझना मुश्किल हो जाएगा, इनको हटवाओ। तो नगर निगम के अधिकारी भी साथ थे, तो उन्होंने फिर लेटर हमें लिखा कि इसको हमारे को इमदाद देना। हमने भी उसका आकलन कर कोई इस भीड़ में किस प्रकार से अपने को कितनी फोर्स की जरूरत पड़ेगी और पड़ेगी, उस हिसाब से हमने लिख कर हमने जो है SP ऑफिस में लेटर भेजा। तो ये फोर्स का डिप्लोमेट करने का चार्ज सांगवान साहब के पास था। सांगवान साहब IPS थे अपने, विकास सांगवान जी, वो एज एडिशनल SP यहाँ लगे हुए थे सिटी के। उनसे हमने फोर्स मांगा, उन्होंने फोर्स जब हमने मांगा और उसके वो फोर्स भी आ गया उधर से, निगम के आदमी पे आ गए। मैं उसमें NTPC का मुलजिम को पेश करने कोर्ट में गया था, और पीछे से मैंने मेरे थानेदार को अपना फोर्स लेकर, मुझे अपने पास से ज़ाब्ता 40-45 जवान तो अपने पास भी है, उससे कुछ थाने पर लोग 25 के लगभग, ये ले लो 25-50 बहुत है, और वहाँ जाओ। तो उगमाराम करके थानेदार था हमारे, तो उगमाराम जी ने जो है वहाँ गए, वो विचलित हो गए इस भीड़ को देख के कि यार साहब आप आओ मेरे से, पानी पे फोर्स और मंगाओ। तो उन्होंने शायद सांगवान साहब से बात कर ली। सांगवान साहब ने मेरे को फ़ोन किया कि अमर सिंह भाई क्या मामला है, कितना कि वो फोर्स और क्यों मांग रहे हो। मैंने कहा साहब मैं कोर्ट में अभी देखेंगे, अभी तो ज़रूरत नहीं, मैं जा कर के फिर बाद में कैसी स्थिति हुई उसके बाद में बात निवेदन करूँगा आपको। मैं गया, हमारे डिप्टी साहब को भी, गौरी शंकर जी बोरा थे उस समय डिप्टी साहब, उनको भी बुला लिया था। मैंने कहा साहब आप भी बताओ यहाँ, और ये SC है। तो वहाँ गए, अब वो बिल्कुल उसके सामने खड़े कि मरेंगे मारेंगे लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाएंगे। निगम के कर्मचारी भी वहाँ खड़े थे। फिर भाई आप हट जाओ, उनको हमने समझाएगा आप हट जाओ यहाँ से, ठीक रहेगा, क्योंकि ये जो कार्रवाई करें इनको कार्रवाई करने दो, आपका अतिक्रमण है। तो हालांकि वहाँ बहुत ऐसा था कि बहुत बड़ी रिस्क थी वो। हाँ उस एरिया में, हाँ उस एरिया में बहुत बड़ी रिस्क थी। वहाँ ये इजीली कोई हाथ डाल के कुछ काम नहीं कर सकता, हालांकि लीगल कार्रवाई हो रही थी सारी। तो फिर मैंने उनको कार में भी कहा देख तुम्हारी पार नहीं पड़ेगी, और आप मेरे कहना मान जाओ और आप हट जाओ। लेकिन वो नहीं हटे। तो मैंने इधर जो
हमारे स्टाफ में जो मजबूत अधिकारी थे उनको मैंने कान में ये बात कह दी। मैंने कहा मैं इस एक के गिरेबान में हाथ डालूं तो एकदम से टूट पड़ना सारे के सारे। समझाया नहीं माने, फिर यही किया हमने, उसको एक को जो ही हाथ डाला इतने में टूट पड़े सारे के सारे, उठा के 10 मिनटों में पूरा खाली कर दिया और अतिक्रमण शांति से हट गया। और फिर उसमें भी कोई ऐसी कोई वारदात नहीं हुई और सुरक्षित शांतिपूर्वक तरीके से उसका मेरा निकल चुका। और फिर मैं जो है 31 जुलाई को अजमेर से ही जो है सेवानिवृत्त हो गया। और अब जो है सेवानिवृत्ति में मैं सीनियर सिटीजन का जीवन आनंद से व्यतीत कर रहा हूँ। आपने जैसे 40 साल अपने फोर्स में दे दिए, उस टाइम आपका रूटीन बिल्कुल अलग था। रूटीन बिल्कुल अलग, आपको बताऊँ कि मेरा रूटीन ये था मतलब मैं जब सेकंड ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बना, उसके बाद में मैंने एक तरह से एक मेरा ये उद्देश्य बना लिया कि देखो फर्स्ट बात तो ये होती है कि आप अगर सादे कपड़ों में सिविल में रहोगे तो कोई भी आकर के आप मतलब कैसे पहचान लेगा भाई कहाँ कौन किस पोस्ट के हो। तो मेरा ये बिल्कुल एक तरह से पूरा एक कायदा सा बन गया था कि सुबह उठती सबसे पहले ना तो तैयार होना, तो थाने में आना, तो वर्दी पहन के ही आना। और शाम को चाहे 10 बजे 11 बजे 12 बजे जब फ्री होऊंगा तभी वर्दी खोलूँगा। दिन भर वर्दी में रहता था। तो मेरे अधिकारी भी कई कहते थे एक अमर सिंह ऐसा है जो हमें हमेशा वर्दी मिलता है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन। तो हमेशा मैं वर्दी में रहा, कभी सिविल में तो कभी रहा ही नहीं। तो कई बार क्या कि मेरे अधिकारी भी बाद में बोलते क्या, अरे यार पहचान में नहीं आता है क्योंकि कुछ तो बाढ़ उड़े हुए हैं उस हिसाब से, तो पहचान में नहीं आ रहे सिविल में यार। तो वह एक रूटीन था, उसमें हमें हालांकि इस नौकरी से हमें बड़ा गर्व होता था कभी मैं जो नौकरी कर रहा हूँ। और दूसरी बात हमेशा अगर कोई आया तो उसको बिठाकर तसल्ली से सुना, और मुझे भी गर्व होता है कि भाई आया जिसको सुना, अब उसको सुन रहे हैं, और न्याय भी दिया, कभी किसी के साथ ये ज़्यादती नहीं होने दी। प्लस अपने स्टाफ के साथ भी मैत्रिक भाव रखा, जिसको आवश्यकता है कि छुट्टी टाइम पे छुट्टी देना और करना, उनकी समस्याएं सुनना। तो टीम वर्क से काम किया और हमेशा सफल हुई। तो जैसे आप बता रहे हैं ना कि यूनिफॉर्म पहन के, तो पहली बार जब आपने यूनिफॉर्म पहना तो कैसा लगा, मतलब एक पावर सी फील हुई थी या कैसा क्या हुआ था? देखो वर्दी पहनते तो एकदम होता ही है, गर्व होता ही है, लेकिन जो देखो आपको बताऊं कि मैंने 5 प्रमोशन लिए मेरे पूरी सेवा काल में, और हर बार मैं एक फर्स्ट बार पहले चांस में निकला हूँ, कभी सेकंड चांस नहीं लिया मैंने। इसका मुख्य कारण ये रहा कि मैंने शुरू से जो एक मैंने रुचि ली कि मुझे काम सीखना है, वो शुरू से जो काम सीखा उस काम की वजह से हमेशा मुझे सफलता मिलती रही। कहीं भी मैं जो है सेकंड चांस नहीं लिया प्रमोशन के लिए। जी, तो मतलब आपको कभी ऐसा लगता है कि अगर आज के टाइम पे या पुराने टाइम पे जो भी दौर है, पुलिस ऑफिसर के ऊपर जितना वर्कलोड होता है, या देखिए मैं तो देखता हूँ छुट्टी तो मिलती नहीं है, त्योहार होता है पुलिस लगी रहती है कि हाँ व्यवस्था रहनी चाहिए, कोई भी तरह का भीड़ में कुछ भी हो सकता है। तो ये जो वर्कलोड होता है इसको एक तरीके से वो एक नेगेटिव वे में लगे जाते हैं या पॉजिटिव वे में लेते हैं? नहीं देखो आदमी, अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि छुट्टी नहीं मिलती है और नहीं मिलती है, ठीक है, कई लोग कई अधिकारी भी ऐसे होते हैं तो क्या होते हैं, अब मैं यार नज़दीक मेरी पोस्टिंग हो जाए मेरे गांव के नज़दीक, तो हालांकि अधिकारी बनने के बाद में सब इंस्पेक्टर के SHO जो बन जाता है आदमी, तो उसके बाद में उसको ज़िले में तो वैसे ही नहीं रखते हैं, उसके खुद के गृह जिले में उसकी मतलब पोस्टिंग नहीं हुआ करती है। तो वो यही चाहता है कि भाई ज़्यादातर लोग होते हैं कि मैं मेरे ज़िले के बॉर्डर वाला जो है वहाँ लग जाऊँ, पोस्टिंग करा लूँ मेरे ज़िले में, फिर जो बॉर्डर पे थाना होगा मेरे गांव के नज़दीक होगा। मेरा मानना ये है, मैंने मेरी सेवा काल में कि कोई 1 या 2 बार मैंने त्यौहार पे घर गया होगा, बाकी पूरी 40 साल में कभी मैं होली और दीपावली पर गाँव नहीं गया। और मेरे माता पिता को बोल चुका था मैं कि आप मेरा इंतज़ार मत किया करो कि मेरी नौकरी ऐसी है, और छुट्टी अगर मैं लूँ तो भी देर सवेर आऊँ, जब रात को लेट आता हूँ और आप सब सो जाते हो, तो उस त्यौहार का मतलब ही क्या रहता है फिर। इसलिए मैंने बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दिया कि दीपावली होली आई है क्या। और रही बात पोस्टिंग की कि कहाँ नज़दीक जाऊँ, या
मैं तो ये कह रहा हूँ 15 किलोमीटर पे आपकी पोस्टिंग हुई है घर से, आपके गांव में, वो ज़िले में आपका घर दूसरे ज़िले में है, लेकिन बॉर्डर पे है, 15-20 किलोमीटर पे गांव पड़ता है। आप वहाँ से 15 दिन 20 दिन तक घर नहीं जा सकते, तो 500 किलोमीटर में और 15 किलोमीटर फर्क क्या है? सही है। जब मैं सब इंस्पेक्टर बना तो मेरे साथ ही थे नागौर से मैं प्रमोशन लेके सब इंस्पेक्टर बना था, तो मेरे साथ हम नागौर के 9 जने थे। तो 8 अन्यों ने क्या किया कि जो दूसरे ज़िलों के थे नागौर में, उन्होंने नागौर ले लिया, 3-4 जनों ने, बाकी ने सब ने अजमेर लिया। एक मैं अकेला आदमी था जिसने मैंने टोंक लिया ज़िला। उसमें क्या प्रमोशन ज़िला अलॉट करते हैं आई साहब। तो मेरे को कहा यार अमर सिंह यार ये तूने क्या किया, एक टोंक क्यों लिया? मैंने कहा देखो अपना अपनी सोच है, घर तो वैसे ही नहीं जा पाऊंगा यहाँ से, तो यार दूर ही जाऊँ तो ठीक रहे। कोई ये तो नहीं भाई गांव का कोई या कोई साथ पढ़ा हुआ वो कह दे भाई, या कोई मिलने वाला कह दे अरे यार इसमें मदद कर, तो मदद भी नहीं कर सकते यार, बिना मदद नाराज़गी होती है। इससे बढ़िया दूर जावे तो अच्छा है कि अपना काम भी निष्पक्ष रूप से करेंगे। और जैसे अभी आप अगर पुलिस को देखते हो, जैसे नॉर्मल सिटीजन्स हैं, अब आप तो इतने साल फोर्स में रहे हो तो आप उस चीज़ से फेमिलियर हो चुके हो, लेकिन अगर कोई ऐसे नॉर्मल सिटीजन देखता है कभी किसी पुलिस वाले को, तो कभी कभी उनके मन में एकदम से डर बैठ जाता है। नहीं ये सब झूठी बातें। ये क्या है कि वो ब्रिटिश काल से जो एक भावना चले, विचारधारा चले, वो है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है पुलिस में। बिल्कुल जब थाने में कोई आता है तो उसको बड़ा सम्मान दिया जाता है, आकर के आराम से बिठाते हैं उसको, सामने कुर्सियाँ लगी तो बिठाते हैं, आराम से पानी पिलाते हैं, चाय का भी पूछते हैं, चाय भी पिलाते हैं, और इज्जत से पूछते हैं उसको, बिल्कुल उनको संतुष्ट करके भेजें, ऐसी कोई बात नहीं। अब देखो कुछ लोग होते हैं कि हमेशा एक ये बात है कि 100% किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अपन जो जितना लीगल हो सकता है, अब उसकी तो पता नहीं क्या क्या जो ख्वाहिशें हो सकती है कि मैं मेरे कार्य जो मेरे साथ मेरी रिपोर्ट उसमें ये मांग करवा लूँ, तो ये तो होता नहीं। लीगली जो उसके साथ हुआ है उसी पे तो न्याय होगा ना। हाँ, तो 100% किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना एज पर लॉ के हिसाब से जितना हो सकता है उतना उसको बिल्कुल उसकी हेल्प की जाती है। तो आज के टाइम पे जैसे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे, ये तो कंपटीशन एग्जाम, लोगों को ये लगता है कि पुलिस के अंदर मैं तो केवल शुरुआत से हायर पोस्ट पर चले जाता हूँ, मेरे से ये नहीं होगा कि मैं जूनियर लेवल पर काम करने के लिए कर सकता हूँ। नहीं, फिर वो सक्सेस नहीं, वो सक्सेस मिलती नहीं है। नहीं, वो सक्सेस नहीं होगा फिर। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे कि कैसे उनको आज के टाइम पे कंपटीशन देने चाहिए, वो कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन वैसे भी बहुत ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है कि वहाँ पर आप एग्ज़ाम फाइट करना, फिजिकल ट्रेनिंग्स को चैलेंज करना, सब चीज़ों को करना लेवल हो जाता है कि हाँ ठीक है, सब पहले देखते हैं IAS ऐसे बनेंगे अपने। किसी को भी उस लेवल पे नहीं जाना जहाँ से आपने चालू किया था एज ए कांस्टेबल। उनके लिए आप क्या कहोगे? भाई उनके लिए मैं यही कहूँगा कि सबसे पहली बात है कि जो आप पुलिस में, अब आजकल मेरे समय में तो ये एग्ज़ाम वगैरह होते ही नहीं थे, डायरेक्ट फिजिकली होता था। और अब क्या बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा हो गई, एजुकेशन ज़्यादा बढ़ गई, तो उस हिसाब से ये एग्ज़ाम होने लगे। तो एग्ज़ाम तो पास करने के लिए तो प्रयास करने ही पड़ेंगे, और उसमें पास नहीं होगा कि फिजिकल में आप एंट्री नहीं कर पाओगे। तो पहले अच्छी तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए यूँ नहीं कि भाई आप नॉर्मली तैयारी में तो कुछ हो ही नहीं सकता, उसके लिए तो आपको पूरे 18 घंटे भी तो कम से कम 16 घंटे 15 घंटे दोगे, उसमें बड़ी बिल्कुल मन लगन से काम करो, तभी उसमें आप पास हो पाओगे। उसके बाद में जो है फिजिकल की अच्छी तैयारी करोगे और करोगे जब जा करके। हमारे टाइम में तो बहुत सारे करात दौड़ है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, थ्रोज है, ये मतलब होते थे हमारे भर्ती में। फिजिकल के बाद में जैसे आपका पहले शारीरिक फिजिकल हो गया, नाप चोक हाइट वगैरह, उसके बाद भी होते थे। और आजकल सिर्फ एक ही 10 किलोमीटर की दौड़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, वही है। उसके लिए सब प्रयास करते, ऐसी कोई बात नहीं है। और सर्विस में आने के बाद में अगर किसी भी चीज़ की आप मानो तैयारी कर रहा है तो तैयारी के प्रति समर्पित होकर के तैयारी करेगा तभी तो सेलेक्ट होगा। वही सर्विस में आप यूँ कि मैं कहाँ फंस गया, ये मेरे से हो नहीं पाएगा, तो फिर तो सक्सेस कैसे होगा? इसके लिए उसको पूरा प्रयास ही करना पड़ेगा। और जब नौकरी में आ गया, नौकरी के अंदर बिल्कुल समर्पित होकर के कि जिस नौकरी का मुझे पैसा मिल रहा है और जो जितनी सरकार सैलरी दे रही है तो उतना काम तो करो कम से कम भाई, 100% 90% तो करो कम से कम। और उसको एक करना तो है,
एक तो निराश होकर निर्वश होकर रो धो के करे क्या करे, मैं तो कहाँ फंस गए, और एक होता है कि नहीं करना है, बिल्कुल कर दूंगा मैं। भाई वही बात, जैसे मैंने मेरे तफ्तीशी काम शुरू किया तो डीरमोना में, जब मेरे को फर्स्ट बार में कहा, जबकि मैं काम नहीं जानता, मेरे को एसएचओ ने कहा ये काम कर ले, बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे, और कर लिया, और उसके बाद में सफल भी हो गए। तो कभी मतलब जैसे एक आपने कभी सोचा है कि नहीं, पुलिस थाना जो होता है कि एक जहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा आवाज़ निकल रहा है कि हाँ ठीक है मेरा यही है, यही खा रहा है, मेरा सो रहा है, जब भी ड्यूटीज होती है, तो आपने कभी सोचा है कि नहीं मैं कभी अगर ऐसे मान लो सीएम वगैरह बन गया तो ये चीज़ कराऊंगा, ऐसा कभी सोचा था कि नहीं, या मैं कभी किसी अधिकारी बन गया तो मेरे को ये चीज़ ऐड करानी पड़ेगी इसके अंदर? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा, राजनीति का कभी दिमाग में रखा भी नहीं। और जैसे आज मैं आपको बता दूं कि मैं जब गांव में जाता हूं तो कहते हैं कि साहब शेख साहब ये चुनाव आ रहे हैं पास में, आपको सरपंच खड़ा करना। मैं सरपंच के छोड़ के मैं किसी से, मैं यार तुम एक गांव का सरपंच होना, मैं यार 125 गाँव का ठाकर रहा हूँ यार, क्या बात कर रहे, तो मैं ही आकर के तुम्हारा सरपंच बनूंगा क्या? फालतू की बातें नहीं। अपन ठीक है, अब तो जिंदगी हमने 40 साल नौकरी निकाल ली, बर्डन भी था, नहीं भी था, सबको एडजस्ट करके और अपनी नौकरी बाखूबी निभाई। अब जो है आराम की ज़िंदगी जिए है। आज के टाइम पे जैसे पुलिस के ऊपर ट्रस्ट वाला एक इमेज जो होता है ना, वो लोगों को कम दिखता है। वो किस वजह से है कि मतलब गलती तो देखो किसी चीज़ की कह नहीं सकते, पर एक वो वर्ड कह सकते कि ट्रस्ट इशू ख़त्म क्यों हुआ? नहीं, वो इसके पीछे कुछ तो देखो, जनता में भी एक सोच बनी हुई है शुरू से ही कि पुलिस तो इस प्रकार की होती है, वैसे होती है, ऐसे होती है, वो है। बाकी पुलिस में ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा। आपको कभी इस चीज़ को फेस करना पड़ा कि जैसे आप कभी किसी से मिलने गए और ड्यूटी के ऊपर ही थे, पर आपके ही किसी से मिलने गए, वो यूनिफॉर्म देख करके वो आपसे थोड़ा घबराने लग गए, या इस टाइप से कभी आपने भी इस चीज़ को फेस किया था? नहीं जी, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ भी नहीं। एक बार ज़रूर मैं मजाक के तौर पे मैं ऐसा ही था, और पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी थी, मेरे साथ एक पढ़ा हुआ लड़का था जो बचपन मेरे साथ पढ़ा था, और उसका गांव है इधर अपने गोराव गांव पड़ता है, हरसी राम जी बुर्रक के गांव के पास, बरनामा के पास। तो गोराव से आगे एक गांव था उसमें, और एक हुडास, दो पंचायत के अंदर मेरे मोबाइल पार्टी में लगाया हुआ था। तो एक बार इस गांव जो इसमें बरनामा, गोराव, इनको सबको क्रॉस करके आगे वाले गांव में जाना पड़ता था। डिंगसरी गांव था, दोनों पंचायत को संभालना पड़ता भाई, शांति से हो रहे चुनाव। उस दरमियान मुझे याद आया कर अपना एक सुरजाराम नाम का एक साथी यही गोराव में, उसका गांव गोराव गांव है, चलो पूछते हैं यार। उससे निकलते वक्त मुझे याद आ गया, तो बस स्टैंड पर मैंने पूछा, तो मैंने कहा यार एक सुरजाराम नाम का है, मेघवाल है मैंने कहा, और वो मेरे साथ पड़ा हुआ है। तो कहा ये उसका चचेरा भाई है, एक बैठा था वही। तो मैंने कहा यार इस सुरजाराम से मिला तो मुझे यार। तो हम वो साथ में बैठ गया गाड़ी में, मैंने कहा आज उससे मजाक करेंगे थोड़ी सी, तो तू बताना मत, देखो मुझे पहचानता है कि नहीं पहचानता है। तो अब वर्दी में था, और दो सिपाही और थे साथ, वो भी वर्दी में थे वहाँ। तो उसने रास्ते में मुझे बताया, उसके चचेरे भाई ने, कि सुरजाराम के पिताजी अभी वो फर्स्ट फेज में चुनाव उसमें सरपंचों में खड़े हुए थे और वो हार गए थे। तो मैंने मजाक करनी है, चलो तू बताना मत कुछ। तो उसको मैंने जाते ही घर पे गए, मैंने कह रहा सुरजाराम कौन है भाई? तो वो सुरजाराम के आगे देखा भाई, सुरजाराम को कैसे पूछ रहे, वो आया कि मैं हूँ साहब। तो मैंने कहा तेरे पिताजी चुनाव में खड़े हुए थे क्या सरपंचों में? हाँ साहब हुए थे, हार गए वो। अरे हार गए वो कोई बात नहीं, तूने तेरे पिताजी के चुनाव में बहुत धांधली करी है, फर्जी वोटिंग कराई तूने, ये मजाक करी मैंने इससे। तो वो घबरा गए, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। मैंने कहा मैं तेरी जांच करने आया हूँ, मैं ऊपर से भेजा है मुझे लो। अब वो फिर नेम प्लेट लेके फिर भी वो पहचान नहीं पा रहा है। तो वो नीचे बैठने लगे, नीचे मत बैठ भाई, ऊपर बैठ, कुर्सी ले बैठ आराम से, लेकिन मैं तेरी जांच करने आया हूँ तेरी। वो काफ़ी घबराने लगे, साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर मैंने वो से मगर तूने पहचाना नहीं किया? नहीं पहचान लिया साहब, नाम अमर सिंह है साहब। अरे
अरे थोड़ा गौर करके याद कर यार तुम, फिर भी नहीं पहचाना, वो घबरा गया था देखो। घबराहट में नहीं वो आता कुछ यार। हाँ, तो फिर मैंने उसको परिचय दिया, फिर तो वो मेरे गले मिला और मिला, तो मैंने कहा ऐसे नहीं घबराना चाहिए पुलिस से। सही है, तो गजब हो गया मतलब। इसमें मतलब एक वो होता है ना कि यहाँ लोगों को कभी भी लगता है कि जैसे यार गाड़ी मैंने गलत पार्क कर, अरे पुलिस आ गई, अरे पकड़ के ले जाएगी, अरे क्यों ले जाएगी? नहीं क्यों, देखो आप उस कब देखो वो आपको कह रहे हैं, उसकी ड्यूटी है कि कोई गलत पार्किंग नहीं करे, रॉन्ग साइड नहीं चलावे, सीट बेल्ट लगा के चलावे, बाइक है तो हेलमेट लगा के चलावे। तो कुछ चीज़ें जो है इनका तो देखो पालना तो करनी पड़ेगी नहीं। अब अगर आपने साइड में खड़ी करी करते ही वो आए तो आप उनसे कहते हो कि क्या हुआ, ऐसा कहना तो गलत है ना। आप देखो सॉरी सर मुझे ध्यान नहीं था, चलो मैं हटा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप भाई मेरे को अब जैसे मुझे 2 साल हो गए रिटायर हो, तो मुझे सारे थोड़ी जानते हैं। 5 साल बाद बहुत बहुत कम हो जाएंगे जानने वाले, और फिर मैं कहूँगा यार मुझे तो जानता नहीं, मैं वो ऐसा नहीं होता है। आप अब एक जो है आम नागरिक बन चुके हैं और जानने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन आप रिक्वेस्टली चाहे वो कोई कांस्टेबल खड़ा है तो उसको थोड़ा सा आप दीवान जी थोड़ी यहाँ गाड़ी जगह है तो इसे खड़ी कर दो, हाँ कर दो, ठीक है ये बीच में इस तरह खड़े, वो खुद कह देगा आप इससे खड़ी कर दो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी कोई समस्या आती नहीं है। वो अपन जब उनसे बेवजह कोई सवाल पूछते तो क्या हुआ साहब, तो ये चीज़ें तो नहीं चलेगी, तो देखो कानून की पालना तो करनी है। तो आपने कभी जैसे पिक्चर विक्चर देखते हैं अपन, ठीक है, उनमें जो पुलिस का जो दिखाया जाता है एक्चुअल में आपको उनको देख के क्या लगता है कि नहीं यार नहीं वो तो देखो उसका नाम ही फिल्म है, फिल्म, हाँ नहीं पर उनको देख के ऐसे हंसी नहीं आती कि बोले यार हमारे बारे में बता रहा है ऐसे? हाँ नहीं देखो ऐसा है, वो जो चल रहा है देखो कुछ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे सारे दूध के धोए होते हैं, कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं, तो उनकी वजह से समझो, या वो जो ब्रिटिश काल से देखो कि पुलिस को जो ब्रिटिश काल में जो बनाया गया था वो ये था कि भारतीयों को थोड़ा दमन करने के लिए, ताकि हम हमारा शासन इजीली कर सकें, हमारे कोई दिक्कत नहीं, इसलिए पुलिस को खड़ा किया गया था। लेकिन वो दौर जा चुका है, अब जो है आप इस पुलिस को ये आप जनता की सेवा के लिए है, आप उनकी तानाशाही करने के लिए नहीं है। और कानून से हटकर तो आप कुछ काम कर नहीं सकते, और कानूनों को ये नहीं कि चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं आप कुछ दादागिरी के लोग वो तो नहीं चलेगा, है ही नहीं। और हर व्यक्ति के अपने जो है इंसान होने के जो है उसके अधिकार है, मानवीय अधिकार है उसके, तो उनका हनन भी तो कैसे होगा। आज बंदी के लिए भी जो अधिकार है उसको भी पूरे उसी हिसाब से रखना पड़ता है, उसका मेडिकल कराओ, नहीं तो बाद में ये होता है कि इल्ज़ाम लगा देता मेरे साथ पुलिस ने मारपीट करी, जबकि नहीं होता था। लेकिन वो क्या फिर देखा कि इनको थोड़ा दबाव मिले तो वो पहले अपने हिरासत में लेते ही पहले मेडिकल कराते हैं और कराते हैं, उसको ये भी छूट दी जाती है भाई तेरे को तेरी सूचना किसको देवें, तो वो जिसको बताता है परिजन को, परिवार को, यार दोस्त को, जिसको भी यार उसको मेरी सूचना दे दो, ताकि वो मेरी हेल्प करेगा। हेल्प का मतलब जो लॉ में उसको भाई अधिकार तो है ना भाई अपना बचाव करने का, लीगल जितना होगा उतना ही तो बचाव कर पाएगा, नहीं तो ज़्यादा कर नहीं पाएगा ना, तो उसे सूचना तो देनी पड़ेगी नहीं, कभी वो लावारिस तो है नहीं, परिवार तो उसके भी है ना। तो वो भी आज लॉ के अंदर जो है संविधान के तहत जो अधिकार है उसमें जो किया जाता है, और उसके अलावा वकील से मिलने की भी छूट दी जाती है, और समय पर खाना चाय नाश्ता सब दिया जाता है। इसी में कोई मानवीय दृष्टिकोण पूरा अपनाया जाता है उसके साथ में, कभी ऐसा नहीं होता है कि इसके साथ कोई जाति, कानून अपना काम करेगा, लेकिन क्या वो है तो इंसान ने, गलती हो गई उससे, गलती का तो उसको देखो भुगतना पड़ेगा, जो उसने वास्तव में कानूनी अपराध किया तो उसका तो भुगतना पड़ेगा। बाकी उसके साथ इंसान के साथ जैसे व्यवहार किया, हम जो थाने में हमारी मेस में जो खाना खाते हैं वो ही खाना उनको खिलाया जाता, अलग से कोई नहीं बनता उनके लिए। अब लोगों को क्या धारणा कैसा, उनको जड़ी रोटियां खिला देते हैं वो खिलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा खाना हम पुलिस वाले खाते हैं वो ही खाना उनको खिलाया जाता है। जी जी। तो जैसे अभी एक मेरे माइंड में आया था कि जब पुलिस, ये तो रूल्स होते हैं पब्लिक के लिए, क्या यही रूल्स पुलिस के लिए भी है? क्योंकि एक फेस कहीं देखते हैं कि कहीं ना कहीं दिख जाता है, आज रोड पे चल रहे हैं किसी ना किसी को देख लिया कि यार पुलिस आफ्टर ड्यूटीज़ भी अपने जो उनको पावर दी जाती है उसका कई बार उस तरीके से यूज़ में नहीं लेती, बट खुद के लिए यूज़ में ले लेती है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे कुछ लोग होते हैं
उनके लिए क्या होता है फिर अगर उनका उनको ऐसे कार्रवाई- पकड़ा जाता है तो बिल्कुल कार्रवाई होती है, बिल्कुल विभागीय कार्रवाई हाँ, होती है। बिल्कुल विभागीय, देखो विभागीय का उसकी जांच करवाई जाती है कि भाई इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, भाई एक तो अगर इस प्रकार की अगर कोई शिकायत होती है तो भर्ती पे तो लांछन लग ही रहा है, तो एक पुलिस में बदनामी का ठीकरा फूटने की जो होती है, तो उससे पहले क्या है कि अधिकारी क्या करते हैं कि उसको उचित समझे कि इसको हटाना तो हटा भी देते हैं, कई बार उचित समझे सस्पेंड भी कर देते हैं, और उसके बाद उसके खिलाफ जांच शुरू करते हैं। जांच करते हैं भाई ये कितना दोषी है इसमें, और जांच से अगर दोषी नहीं पाया जाता है तो बिल्कुल वापस उसको बहाल करके ड्यूटी पे ले लिया जाता है। हटाने को हटा भी देते हैं, वो हटाना कोई सज़ा नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। तो ये चीज़ें होती है कि ये नहीं कि पुलिस वाला भी जो है अपने अधिकारों का मिसयूज थोड़ी करेगा कोई, और मिसयूज करेगा तो भुगतेगा वो। कई बार मुकदमे दर्ज होते हैं, मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं, कईयों का चालान भी होता है। कई देखो आपने अखबार में देखा होगा कोई सिपाही जो है किसी डोडा पोस्ट वाले की तस्करी में जो है उसकी हेल्प कर रहा है। अभी जो जेल में आपने सुना हुआ अखबार में आई थी कि उसने सिम पहुंचा रहा था अंदर हाई सिक्योरिटी जेल में, जो एक हाई क्वालिटी क्रिमिनल है उनको जो है वो सिम पहुंचा, उसके खिलाफ मुकदमा, वो गिरफ्तार हुआ है, वो जेल गया है। तो वो जो कानून वो सब उनके भी लागू है, पुलिस भी लागू है, जो पब्लिक पे लागू है। कानून तो है कि अलग अलग कानून थोड़ी है कोई। और जैसे आप कहीं पर आपकी पोस्टिंग लगी हुई है, अब अगर कोई जैसे क्रिमिनल है तो उसका तो आपको पहले से आइडिया रहता है कि हाँ भाई इसकी हिस्ट्री शीट बनी हुई है, ऐसा इसका कुछ सीन है। लेकिन जैसे एकदम से कहीं दंगे फसाद हो जाता है तो आप उनको जाके दोनों पार्टीज को आप एक तो गिरफ्तार करते होंगे कि हिरासत में लिया आपने उनको, फिर आप उनकी कार्रवाई कैसे करते हो? वो चीज़ ऐसा है कि जब आप ऐसी कोई घटना हो रही है तो वो क्या है कि एक्चुअल में दोनों ही पक्ष उपद्रव फैला रहे वहाँ, और वहाँ की उस कस्बे की उस मोहल्ले की शांति भंग कर रहे हैं। तो उसमें उनको उस शांति को बहाल करने के लिए कि ये आगे और ज़्यादा नहीं बढ़े, भाई बड़ा अपराध नहीं हो जाए। अगर उसके कोई अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करके वो हथियार उठा करके दूसरे मारना शुरू करते हैं, मर्डर भी हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि पुलिस पहुंचते ही सबसे पहला भाई उनको अरेस्ट कर लिए, समझाते हैं। मान जो भी शांत नहीं होते हैं तो उनमें जो उपद्रव करने वाले होते हैं अग्रेसिव, उनको 151 में शांति कायम रखने के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तो हो गया एक उस लेवल पे हो जाता है। पर कई बार क्या होता है कि दंगे फसाद का भी एक मोटिव भी गलत भी होता है, और कई बार है ना कुछ भड़काने वाले भी होते हैं। वो देखो सब जगह होते हैं, कुछ उसमें ऐसा तत्व रहते ही हैं। जैसे मेरा टोंक के सदर पुलिस थाने मेरी पोस्टिंग थी, उस समय ये अपना जो चित्र का 9 वर्ष वाला जो टोंक जिले में तो होते भी बहुत सारे होते हैं, जुलूस चल रहा था, वो तो जुलूस चलते चलते एकदम से जब बड़ा कुआं बोलते हैं वहाँ, उसके पास बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद जिसको बोलते हैं, तो उसके पास से क्रॉस हो रहे थे। तो उस भीड़ में जो किसी ने एक पत्थर चलाया, वो बिदरती लोग होते हैं भीड़ में, तो इनमें दोनों तरफ से तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। उसमें मेरे भी लगी थी पैर के ऊपर, तो उसमें तो पता नहीं चला जुराब था, लेकिन बाद में वो निशान गया नहीं, आज तक ही नहीं गया। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो ये उपद्रवी सारे नहीं होते हैं, लेकिन उस जुलूस में ऐसे लोग घुस जाते हैं जो दंगा करा देते जो क्या उनका ये है कि अपने को तो यहाँ की शांति भंग करनी है, और वो भीड़ में अपना फ़ायदा उठा के वो बिगाड़ के चला जाता है, वो तो बच जाता है, पर फिर दूसरे डरते हैं वो आ जाते हैं। और कई बार क्या अब आजकल क्या है कि जगह जगह जैसे अपन अजमेर की बात करते हैं या किशनगढ़ की बात करते हैं, जगह जगह आजकल CCTV कैमरे लगे हुए हैं। और साथ में जब आजकल जब ऐसी यात्राएं जुलूस जो चलता है तो पुलिस भी अपना लवाजमे के साथ सारे इंस्ट्रूमेंट लेके चलती है, कैमरे वगैरह वीडियोग्राफी सारे लेके चलती है। तो जैसे लंबा है तो उसमें 2-3 वीडियोग्राफी करने वाले थे, तो उनमें लगभग आ जाते हैं। आ जाते हैं शुरुआत में करी लोग पकड़ में। अब जैसे 2 कम्युनिटी का होता है तो कई बार उसमें क्या है थोड़ा सीरियसली देखना पड़ता है, बाकी ये चीज़ें ऐसा समझते तो होते हैं क्या, तो वही फैलाते हैं, उन्हीं के वजह से सबको भुगतना पड़ता है। ये तो मतलब कहना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी मतलब डाउट्स होते हैं कि हर किसी के होते हैं कि आज के टाइम पे कि ऐसा होता है, वैसे कैसे पता पड़ता है, लोगों को पता नहीं रहता, ये चीज़ें देखो क्लियर नहीं होती है। हाँ नहीं, अब क्या जैसे कोई जैसे चोरी हो गई या लूट हो गई,
उसमें डाउट क्या था अपनी करते हैं। देखो कुछ मुखबिर मामूर करते हैं, मुखबिरी सोचते, मुखबिर हमारे आदमी मतलब सिविल में भी हम थाने के सिपाही भी रखते हैं, वो भी कांटेक्ट रखते हैं, और इधर से हम पब्लिक में से भी मुखबिर रखते हैं मामूर करके। तो उनको बताते हैं ऐसी ऐसी वारदात होगी, तो वो गुप्त जानकारी ले कर हमें बताते हैं, और उसके आधार पर उनको लाते हैं, फिर पूछताछ करते हैं। तो आखिर आज के ज़माने में इस टेक्नोलॉजी के सामने आदमी बच नहीं सकता जी। आदमी ठीक है वो, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे लोग सबको पता है पुलिस पुराने ज़माने में जो मारपीट होती थी अब तो होती नहीं, उनको पता है कि पुलिस मारपीट तो कर नहीं पाएगी, हम झूठ बोल नहीं बताएंगे तो क्या कर लेंगे, है कि नहीं। लेकिन आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है, आप जो है ये पॉलीग्राफी है, नार्को टेस्ट है, ऐसी जांचें टेस्ट कराते हैं, उसमें सच बोल जाते हैं। उनमें डर नहीं, उसमें डर कुछ नहीं होता है। नार्को टेस्ट में क्या है कि वो उसको वो हाँ थोड़ा उस करके फिर वो क्या है कि वो जैसे उसको पूछते हैं, पुचकार के पूछते हैं, वो बता सब कुछ बता देता है, वो सच्ची बता देता है वो कि मैं ऐसे करा वैसे करा वैसे करा। तो ये तो मतलब हम लोग मेरा एक माइंड में आई थी, मैं पूछूंगा तो सही आपको, खबरी होते हैं क्या आप लोग? क्या खबरी होते हैं? वो मुखबिर, इसी को खबरी मुखबिर को तो बोलते हैं ना, खबरी बोलते हैं मुखबिर को। तो ये आप लाते कहाँ से, मतलब कई पब्लिक में से होता है, लाते कहीं से नहीं, वही उसी क्षेत्र का होता है जो पुलिस में विश्वास करता है। जो पुलिस में विश्वास करता है ऐसे आदमी को, देखो क्या होता है कि वैसे आदमियों को कुछ हमें भी दोस्ती बना के रखनी पड़ती है, उसकी छोटी मोटी जो इज़्ज़त का ख्याल भी रखना पड़ता है उसका, है ना। और जैसे कई बार जैसे उसने अपना कोई एक ऐसा अपराध खुलवा दिया, तो उस मुखबिर के संबंध में हम मतलब अपने डिपार्टमेंट से इसको पारितोषिक मांगते हैं, पारितोषिक देते हैं उसको। लेकिन मुखबिर एक लॉ में ऐसा प्रावधान है कि उस मुखबिर को आप उजागर नहीं करोगे, नाम नहीं खोलोगे। क्यों कि नाम खोलते उसकी दुश्मनी बढ़ जाएगी लोगों से, दुश्मनी बढ़नी। हाँ, तो इसलिए कोर्ट में नहीं पूछ सकता मुखबिर कौन था, इस चीज़ को नहीं पूछ सकते। वो खबरी, आप जो बोलते हो खबरी, वो खबरी और मुखबिर एक ही चीज़ है। अच्छा चलो ठीक है। ये तो मतलब पहला सेशन तो आज अभी तो मतलब और भी बातें हैं, पर वो है कि मैं एक लाइटली सेशन करना था कि हाँ जानना था कि कैसे क्या था, कैसे रहता है। अभी उस लेवल पे मैं जा नहीं सकता क्योंकि हमारे लिए भी नए नए है। पहला इंटरव्यू आपके साथ में जो बता रहा है कि हाँ ठीक है एक लाइव एग्जांपल होता है। हम कभी सुनते थे कि ये चीज़ें भी होती है, पर किसी के एक जो पुलिस रह चुकी है, मतलब एक आपका एक्सपीरियंस है, आप खुद बता रहे हो, तो वहाँ बिलीव होता है कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ है, होता है। पर ठीक है, नेक्स्ट जो भी अपना पॉडकास्ट रहेगा, चलो अगला कभी वो करेंगे अपन सीनियर रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कैसे निकल रही है उसके बारे में करेंगे। अभी वैसे रहता होगा ना, मतलब कि जो आपका रूटीन है उसमें अंतर तो बहुत ज़्यादा एकदम से बहुत होता है अंतर। देखो मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह 7-8-9 बजे तक तो हर सूरत में मुझे थाने पहुंचना ही पड़ता था। फिर आने का कोई पता नहीं कब आऊँ मैं, रात की 10-11-12 बज जाते थे। ऑफ ड्यूटी का कुछ नहीं पता। और तब तो पूरे दिन वर्दी में रहना, कब क्या जरूरत पड़ जाए, आप वर्दी पर टाइम नहीं लगेगा। आप जितना क्विक रिस्पॉन्स पब्लिक को दोगे, उस इतला पर कि भाई ऐसी घटना हो गई, तत्काल अपना स्टाफ ले। हम वहाँ क्या कुछ जवानों को पहले से अलर्ट रखते हैं, उसको जब स्टैंड टू बोलते हैं, स्टैंड बाय मोड। हाँ, तो उनको तैयार रखते हैं भाई आप वो वर्दी में ही रहते हैं और कहते ही रवाना होना है बस। तो अब खाने की सुबह नाश्ता करके जाते थे, फिर खाना तो बस मेस में ही खाते थे। दिन का खाना मेस में होता था, और रात को फिर अब देखो बच्चे तो परेशान होते थे, रात को 11 बजे 12 बजे खाना खाते तो जग करके खाना खिलाते हैं, तो ये परेशान। लेकिन परिवार भी वैसे ही डर जाता है। आज परिवार भी ये है कि परिवार जैसे हमारी वाइफ है, बच्चे हैं, तो उनको भी गर्व होता है कि पुलिस नौकरी होती है। एक रिस्पेक्ट जो होता है ना सोसाइटी के अंदर, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मेरा बच्चा बड़े वाला जो है वो हालांकि उसने MA कर रखी है, वो स्लेट भी कर रखी है, BEd भी कर रखी है, लेकिन उसका भी थोड़ा अट्रैक्शन वर्दी की तरफ था, तो वो भी जेलर है। चले अपने सेंट्रल जेल में यही था और अभी बाढ़ में रहे वो। अच्छा। अब हमारा पोता है छोटा सा,
वो अब मैंने वर्दी अभी भी टांग रखी है बच्चों को दिखाने के लिए, उसको वो अपने सितारे उतारे नहीं है, उसको टांग रखी है इसलिए। तो वो पोता छोटा सा अभी 3.25 साल का है। क्यों दादा आप पुलिस है, आप पुलिस है दादा, मेरे पुलिस वो है। एक achievement हाँ सिंघम है वो, क्या वो सिंघम वाला बच्चों कोई को देख वो देखता है ना, सिंघम वाला वो बच्चों वाला कौन सा आता है वो, सिंघम वाला। नहीं वो सिंघम में लिटिल सिंघम। हाँ लिटिल सिंघम। तो फिर वो क्या है उस हिसाब से एक्शन करता है कि बाबा आप दादा आपकी पुलिस, वो इतना बोलना जानता नहीं कि आपकी वर्दी है, बोल के आप पुलिस बनो, फिर सिंघम बनते हैं। ये तो वो मतलब होता है हमारा achievement वाली चीज़ ही होती है। इतने साल आपने दिए उस चीज़ को, तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी, आपने इस चीज़ Thank में you. हमारे को समय दिया आपने एक तो। और नहीं सुन, अपन इस चीज़ के ऊपर भी आएंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में कि आपका मतलब रूटीन वगैरह पे और भी बहुत सारे सवाल थे हमारे, उनको कंटिन्यू रखूँगा। जब देखो इस नॉर्मल वे में जो डरने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ी, डरना ही था अपन यार, उस हिसाब से थोड़ी चल सकते हैं। जब कोई पुलिस अधिकारी रिटायर हो चुके तो उस हिसाब अपने तो एक आम नागरिक की तरह जीवन जीना है, तो उस हिसाब से मैंने एडजस्ट तो होना ही होना है। ठीक, नमस्ते। थैंक यू।